गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 11 करेंगे, थ्योरी ऑफ सप्लाई। चैप्टर 10 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए 9 के बाद 11 चैप्टर करेंगे। इसमें सबसे पहले है कंसेप्ट ऑफ सप्लाईज। पूर्ति क्या होती है? सप्लाई ऑफ कमोडिटी रेफर टू वेरियस अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। समय की एक निश्चित अवधि पर जो उत्पादक है वो अलग अलग कीमतों पर जितनी मात्रा वस्तु की बेचने के लिए तैयार होता है उसे क्या कहा जाता है? पूर्ति या सप्लाई कहा जाता है। नेक्स्ट है सप्लाई एंड स्टॉक। इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज द टर्म सप्लाई एंड स्टॉक आर यूज्ड इन द सेम सेंस। वैसे जो है हम सप्लाई और स्टॉक को एक ही मानते हैं, पर इकोनॉमिक्स में ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी रेफर टू टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी विच इज़ अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर। स्टॉक का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो एक प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल होती है समय की एक निश्चित अवधि में। और स्टॉक इज मेंट बोथ फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर सेल। स्टॉक में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों सेल इंक्लूड होती है, बट जो सप्लाई होती है इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच द प्रोड्यूसर इज प्रेजेंटली रेडी टू सेल एट ए गिवन प्राइस। तो सप्लाई इसमें क्या मानी जाएगी कि जो स्टॉक का वो हिस्सा जो प्रोड्यूसर उस समय बेचने के लिए तैयार है। जैसे कि इसे एक एग्जांपल से बताया गया है कि जैसे एक व्यक्ति है, एक प्रोड्यूसर है, उसके पास 100 टन वीट है और उसका प्राइस 500 रुपीज़ पर टन है। इफ एट दिस पॉइंट द प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल 10 टन ऑफ वीट। अगर उस समय इस कीमत पर प्रोड्यूसर जो है वो 10 टन अनाज बेचना पसंद करता है, तो 10 टन जो होगी वो तो होगी सप्लाई। इफ द प्राइस राइज to rupees 600 per ton and the producer is ready to sell 50 ton of wheat, then the supply will be 50 ton। और अगर प्राइस 600 रुपये हो जाता है तो वो ज़्यादा 50 टन बेचना चाहता है अनाज, तो सप्लाई क्या होगी? 50 टन। पर जो स्टॉक है वो 100 टन माना जाएगा। डिफरेंस हो गया सप्लाई और स्टॉक में। सप्लाई रेफर टू द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। सप्लाई में अलग अलग कीमतों पर प्रोड्यूसर जितना मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है उसे सप्लाई कहा जाता है। और स्टॉक होता है फ्यूचर और प्रेजेंट की सेल के लिए जितना स्टॉक प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल होता है। सप्लाई जो है वो फ्लो कंसेप्ट है और स्टॉक फ्लो कंसेप्ट नहीं है। तीसरा डिफरेंस है सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई जो है वो हमेशा प्राइस से रिलेटेड होती है, बट स्टॉक इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये इन्वेंट्री होती है, इसलिए ये प्राइस से रिलेटेड नहीं होता। सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई क्या होती है? इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए प्रोड्यूसर आर ए फर्म इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। अलग अलग कीमतों पर कोई भी प्रोड्यूसर जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है उसे तो सप्लाई कहा जाता है। और क्वांटिटी सप्लाइड होती है, इट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी विच ए प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट ए स्पेसिफिक प्राइस। जैसे मान लो कि जैसे हमने ये गेहूं का ही उदाहरण दिया है कि 600 रुपये टन अगर गेहूं की कीमत है तो एक विक्रेता 50 टन बेचने के लिए तैयार है, तो वो कहलाएगी क्वांटिटी सप्लाई। अब आगे है सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल जो होती है वो एक टेबल होती है जिसमें अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दी हुई होती हैं डिफरेंट प्राइस पर। तो ये दो तरह की होती है, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होती है, इट रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इन ए मार्केट। एक जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है वो मार्केट में जितनी मतलब मात्रा जितनी कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है उसकी तालिका को इंडिविजुअल सप्लाई कहा जाता है। जैसे ये टेबल दे रखी है, 5 रुपीज़ पर 0 क्वांटिटी है, 10 पर 10, 15 पर 20 और 20 पर 30। इसी तरह से मार्केट सप्लाई इज ए शेड्यूल रेफर टू द सप्लाई शेड्यूल ऑफ ऑल द फर्म इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी। अब इसमें बहुत सारी जो बाजार में फर्में होती हैं वो एक निश्चित कीमत पर जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार होती हैं उसे मार्केट सप्लाई कहा जाता है। जैसे इसमें जो प्राइस है वो 5, 10, 15 और 20 है टेबल में। तो फर्म ए जो है 5 रुपीज़ पर 0 क्वांटिटी बेचना चाहती है, फर्म बी भी 0 बेचना चाहती है, तो मार्केट सप्लाई 0 होगी। इसी तरह 10 रुपीज़ पर 10 और 5 बेचना चाहती हैं तो मार्केट सप्लाई 15 होगी। इसी तरह से 15 रुपीज़ पर मार्केट सप्लाई 30 है और 20 रुपीज़ पर 45 है, तो इसे कहते हैं हम मार्केट सप्लाई। सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप।
अब जैसे हमने सप्लाई टेबल बनाई है इंडिविजुअल एंड मार्केट, इसी तरह से हम सप्लाई कर्व बना लेंगे, इंडिविजुअल कर्व और मार्केट कर्व। जो भी ये हमारे पास टेबल में डाटा है इसी को हम प्लॉट कर देंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। जैसे इसमें OX पर यूनिट्स हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 और OY पर प्राइस है। 5 रुपीज़ पर कोई सप्लाई नहीं है, 10 रुपीज़ पर 10 है, 15 रुपीज़ पर 20 है और 20 रुपीज़ पर 30 है। तो ये सप्लाई कर्व जो SS कर्व है ये सप्लाई कर्व बन जाएगा। ये हमारा जो इसका स्लोप है क्या है, अपवर्ड है। इससे हमें क्या पता चलता है कि प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह से ये अगला मार्केट सप्लाई कर्व है। इसमें पहले ए फर्म की सप्लाई कर्व बनाया, बी का बनाया और इन दोनों को मिला के हमने मार्केट सप्लाई कर्व बनाया। इसमें 5 रुपीज़ पर कोई सप्लाई नहीं है, 10 रुपीज़ पर 15 है मार्केट सप्लाई, 15 रुपीज़ पर 30 मार्केट सप्लाई है और 20 रुपीज़ पर 45 रुपीज़ मार्केट सप्लाई है। तो मार्केट सप्लाई जो है वो एक हॉरिजेंटल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ ऑल द फर्म प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट। तो इसमें सभी फर्मों के द्वारा जितनी जितनी मात्रा की बिक्री की जा रही है उससे रिलेटेड ये सप्लाई कर्व बना है। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। Supply curve normally slope upward, indicating a positive relationship between price of commodity and its quantity supplied. Slope of supply curve refer to the ratio between change in price and change in quantity supplied. जो स्लोप है सप्लाई कर्व का ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन शो करता है क्योंकि जब कीमत बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, तो इनका क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। और सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो किस रेशो पर डिपेंड करता है, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। इसको हमने ये डायग्राम के माध्यम से बताया कि स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज एस्टिमेटेड टू डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू। डेल्टा पी और डेल्टा क्यू एक दूसरे को डिवाइड करते हुए हमने स्लोप दिखाया हुआ है और ये किसके इक्वल है, ए बी ओवर बी सी, जो फिगर 3 में दिखाया गया है। इट शोज द रेट एट विच प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज कॉरस्पॉन्डिंग टू ए यूनिट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो इसमें जैसे जैसे प्राइस में परिवर्तन होता है उसके साथ कितना क्वांटिटी सप्लाइड में परिवर्तन होता है ये उसको दिखा रहा है। द रेशो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व। इट पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व इज कांस्टेंट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है, और दैट देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, के इनमें डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। नेक्स्ट है सप्लाई फंक्शन या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को ये एक इक्वेशन बनाई हुई है, एस एक्स, मतलब कि एक्स कमोडिटी की सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ पी एक्स। पी एक्स मीन्स क्या होता है कि ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एन एफ नंबर ऑफ फर्म, जी गोल ऑफ द फर्म, पी एफ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ई एक्स बिजनेस एक्सपेक्टेशन, जी पी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये एक इक्वेशन तैयार की है, तो इसके अलग अलग जो हमारे पार्ट्स हैं इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड और ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन दोनों में सीधा संबंध होता है। जितनी कीमत ज़्यादा होती है सप्लाई उतनी ही ज़्यादा होती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सप्लाई ऑफ ए गुड्स डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। Consider a firm selling tea. If price of coffee rise in the market, the firm will be willing to sell less tea. अब इसमें रिलेटेड गुड्स के प्राइस पर भी डिपेंड करता है। जैसे हम चाय और कॉफ़ी का उदाहरण लेते हैं, तो अगर कॉफ़ी की जो कीमत है वो बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि चाय की सप्लाई अब बढ़ेगी बढ़ेगी, चाय की डिमांड बढ़ेगी, तो कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है वो लेस क्वांटिटी सेल करना चाहता है टी की, जो हमारा इस समय रेट होता है, वर्तमान रेट होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं बाद में रेट को बढ़ाकर सप्लाई ज़्यादा कर दूंगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री। मार्केट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म इम्प्लॉइज इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई। जब बाजार में फर्मों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है, और जब संख्या कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है। नेक्स्ट है गोल ऑफ द फर्म। इफ गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अगर फर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो ज़्यादा लाभ कमाना है तो वो कम कीमत पर भी ज़्यादा वस्तुओं की सेल करेगी, ज़्यादा वस्तुओं की मात्रा बेच देगी। पर अगर दूसरी तरफ कंपनी का जो मेन पर्पस है वो क्या है, इफ गोल ऑफ द फर्म इज मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विल बी ऑफर्ड ओनली एट हायर प्राइस।
अगर लाभ कमाना ही कंपनी का मोटिव है तो वो क्या करेगी, जब ज़्यादा प्राइस होगा तभी वस्तुओं को ज़्यादा बेचेगी। पर अगर दूसरी तरफ फर्म का मोटिव जो है वो केवल सेल को बढ़ाना है तो वो कम कीमत पर भी ज़्यादा वस्तुएं सेल करेगी। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ फैक्टर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन। अब सप्लाई जो है किसी भी कमोडिटी की वो किस पर डिपेंड करती है कि जो हम चीज़ें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ को बनाने के लिए जो मध्यवर्ती वस्तु यूज़ कर रहे हैं उसके प्राइस पर डिपेंड करता है। इफ़ द फैक्टर प्राइस डिक्रीज, अगर फैक्टर प्राइस जो है उससे जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो अगर कम हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, आल्सो रिड्यूस, कॉस्ट ऑफ लागत भी कम हो जाएगी। अकॉर्डिंगली मोर ऑफ द कमोडिटी सप्लाइड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। तो हम निश्चित कीमत पर ज़्यादा वस्तुओं की सप्लाई कर सकते हैं, पर इससे उल्टा अगर फैक्टर प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो हम निश्चित कीमत पर सप्लाई कम कर देंगे। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो जिससे उससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, जिस कारण हम एग्जिस्टिंग प्राइस पर ज़्यादा वस्तुओं की सप्लाई कर सकेंगे। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, इफ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू राइज इन नियर फ्यूचर, अगर प्रोड्यूसर ये देखता है कि किसी वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है तो वो करंट सप्लाई जो है वो कमोडिटी की कम कर देगा और उस समय सप्लाई बढ़ाएगा जब उसके रेट बढ़ने होंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन एंड सब्सिडी, अगर सरकार टैक्स ज़्यादा लगा रही है तो क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज होगी, और अगर सरकार जो है वो सब्सिडी दे रही है तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, पूर्ति का नियम क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है। इसको टेबल और डायग्राम से शो करेंगे। टेबल में क्या बताया गया कि अगर कीमत 10 रुपये है तो सप्लाई 100 यूनिट है, कीमत 11 होने पर सप्लाई 200 हो गई और कीमत 12 होने पर सप्लाई 300 हो गई। इसी को हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे। डायग्राम में ओ एक्स पर हमने क्वांटिटी ली है, ओ वाई पर प्राइस लिया है। अगर प्राइस ओ पी है तो क्वांटिटी जो है वो ओ क्यू है, प्राइस बढ़कर ओ पी 1 हुआ तो क्वांटिटी भी बढ़कर ओ क्यू 1 हो गई। तो इसमें जो हमारा एस एस कर्व है ये सप्लाई कर्व है, जिसका ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है, अपवर्ड है इसका स्लोप। इससे क्या पता चलता है कि इन प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। एजम्पशन क्या है इसकी, इंपॉर्टेंट एजम्पशन है देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसकी मान्यता ये है नियम की कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टेक्निक में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, फर्म का जो गोल है वो चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइस रिलेटेड गुड्स का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये सब मान्यताएं अगर लागू होंगी तभी ये पूर्ति का नियम लागू होगा। एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, कुछ इसकी एक्सेप्शंस हैं, मतलब कि इन स्थितियों में ये पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। सबसे पहला है एग्रीकल्चरल आउटपुट। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू द एग्रीकल्चरल आउटपुट एज इट गवर्नड बाय नेचुरल फैक्टर, क्योंकि जो कृषि संबंधी वस्तुएं होती हैं ये प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। जैसे मान लो कि अगर गेहूं की कीमत बढ़ जाती है, पर जब गेहूं का सीजन ही नहीं है तो हम गेहूं की सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। सेकेंड है गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन विल रिमेन लिमिटेड इवन इफ देयर प्राइस टेंड्स टू राइज। अब जो कोई बहुत ही ज़्यादा स्टेटस वाली चीज़ें होती हैं उनकी सप्लाई बहुत कम होती है चाहे उनका प्राइस ज़्यादा ही हो। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सेलर में बी विलिंग टू सेल मोर ऑफ पेरिशेबल गुड्स इवन एट ए लोअर प्राइस। तो अब दुकानदार को ये होता है कि चीज़ें खराब हो जाएंगी तो वो कम कीमत पर भी ज़्यादा वस्तुएं बेचने के लिए तैयार हो जाता है ताकि कुछ ना कुछ उसकी कमाई हो सके। तो इस तरह से ये जो 3 एक्सेप्शंस हैं जिनमें लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता। तो आज हम इतना ही करेंगे, इससे रिलेटेड आप नोट्स तैयार करेंगे। थैंक यू।